मैंने सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में 12th के बाद में सोचा था। वैसे सोचा भी नहीं था 12th के बाद में, जैसे मेरे 12th में 96 परसेंटेज थे पीसीएम से, तो फिर वहाँ से आईआईटी की तैयारी वो करी थी, सीतर है ना मैट्रिक्स कोचिंग, वहाँ से। तो फिर वहाँ आईआईटी में हुआ नहीं, तो यहाँ महाराजा कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने बीएससी करी थी। और उसी दौरान स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में जो फाउंडेशन बैच है पीसीएम F3, उसमें मैंने एनरोल किया था, और उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था। तो यहाँ जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट है वो काफ़ी है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जने आपको ऐसे बोलेंगे कि पहले कॉलेज है वो अच्छे से कर लेते। तो कॉलेज जैसे मान लो आप डीयू से कर रहे हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वहाँ से कर रहे हो, तो या तो वहाँ आप यदि सिविल की तैयारी करनी है तो वहाँ पे आपकी स्ट्रीम है वो आर्ट्स हो, जैसे जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या लिटरेचर सब्जेक्ट है वो हो। और वहाँ से नहीं कर रहे हो आप, ऐसे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जैसे MDSUs है या और भी जो अपने छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी जो भी है, वहाँ इतनी क्लासेस रेगुलर भी नहीं होती, और टीचर्स है वो बच्चे भी है वो जाते भी नहीं है, टाइम पास होता है। तो उसकी बजाय यदि आप यहाँ 2 साल अच्छे से पढ़ते हो तो कॉलेज वाले एग्जाम है उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें कॉलेज में भी आप आराम से आंसर है वो लिख सकते हो। तो मैंने उस टाइम स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग के साथ में बीएससी है वो महाराजा से कर रहा था। तो जब भी कॉलेज वाले एग्जाम होते थे उस टाइम मैं छुट्टी ले लेता था, मतलब अपने जैसे बीएससी के एग्जाम है तो 15 दिन में हो जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मैंने 15 दिन में कोचिंग नहीं आया था, और एग्जाम से पहले 15 दिन तैयारी भी करनी होती है, तो 1 महीने की छुट्टी वो लेनी पड़ती थी। तो उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि यदि अपन इस बैच में क्लास नहीं ले रहे हैं तो जो भी क्लास से छुट्टी हुई है वो अपन दूसरे बैच में भी ले सकते हैं। तो 14 महीने में होती थी उस टाइम कोचिंग, मतलब फाउंडेशन पूरा हो जाता था। तो उस टाइम मुझे 2 1 साल है वो कंप्लीट लगे थे, 2 साल, क्योंकि बहुत बार जो अपने जो क्लास से छुट्टी हुई है वो दूसरे बैच में चल भी नहीं रही होती थी, और वो ऐसे सिंक होने में टाइम लगता था। उसके बाद में, पर जब मैं बीएससी भी कर रहा था उस टाइम भी मैं जो क्लास में जो भी नोट्स होते थे वो अच्छे से याद करना, क्लास है वो पूरी अटेंड करना। जैसे मेरे मान लो मैं पीसीएम से हूँ, मेरी मैथ रीजनिंग अच्छी है, फिर भी मैंने मैथ रीजनिंग की यहाँ सारी क्लासेज जो वो ली है, क्योंकि आरएस के लिए जो भी स्पेसिफिक यहाँ जो भी कंटेंट होता है या जो भी ये जो भी डीपीपी बनाते हैं ना, वो जो सीट्स आपको जो भी प्रोवाइड करते हैं उनमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल जो आरएस प्री में आते हैं उस हिसाब से ही होता है, तो फिर अपने वो फ़ायदा होता है। और साथ ही में कोचिंग के साथ में आपको सबसे जो मेन चीज़ है वो है, सबसे पहले नोट्स है वो याद होने चाहिए। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छे से देनी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। जनरली ऐसा होता है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाले टेस्ट सीरीज होते हैं वो सब देते हैं, सब्जेक्टिव वाला है वो जनरली अवॉइड करते हैं। जो मेंस वाले टेस्ट होते हैं ना तो वो भी अच्छे से देने हैं। यहाँ से ही आंसर राइटिंग अपना आप है वो, सबसे पहले तो शुरुआत में तो आप जो नोट्स है वही डायरेक्ट है वो उसमें आंसर राइटिंग में, मतलब आंसर में वही नोट से ही उतारोगे, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछा पर फिर भी आपके आंसर में ओनली नोट से वो होंगे। पर जैसे जैसे टाइम होगा तो आप दूसरी चीज़ें वो भी एड ऑन होगी आपके उसके आंसर में, और एक फ्लो भी है वो भी आएगा धीरे धीरे। इसके अलावा नोट्स होती है, टेस्ट सीरीज है वो होगी, साथ ही में रिवीजन है वो होना चाहिए। जब पढ़ रहे हो आप अभी फाउंडेशन में हो तो ये चीज़ें भी अच्छे से हो जाए, ये भी बहुत होती है। क्योंकि मेरे साथ में जो भी हम हमारे बैच में PCM 3 में हम 4 या 5 जने वो सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी वाले हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, पर हो सकता है हमारी मेहनत है वो थोड़ी उनसे ज़्यादा हो। और मेहनत के साथ में आरपीएससी में ऐसा भी है कि थोड़ी बहुत किस्मत है वो भी होनी चाहिए, सिर्फ मेहनत है उससे भी कुछ नहीं होता। तो अब किस्मत तो अपने हाथ में है नहीं, तो अपने तो मेहनत है वो 120% है वो करनी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 है, तो अभी 24 साल हुई है एज, और मेरी यदि आरएस में 12वीं रैंक आ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे परिवार में है तो जॉब में है, मम्मी पापा है दोनों अनपढ़ है, किसान परिवार से हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि किसी की जो परिस्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है तो वो भी है सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकता। या यदि आप यहाँ कोचिंग कर रहे हो, जब मेरे घर वालों ने भी यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया था तो मेरे पापा ने भी पैसे उधार लेके दिए थे। तो यदि आप यहाँ पे आ गए हो, आए कैसे भी हो जाए, आपके घर वालों ने पैसे उधार लेके दिए हों या जो भी सिचुएशन रही हो अब वो उस चीज़ का सोल्यूशन यही है यदि आप यहाँ पढ़ाई है वो अच्छे से करो। तो यदि पढ़ाई अच्छे से होती तो आप यदि इसमें आरएस में आपका सिलेक्शन होता है। अब जैसे मान ली बहुत जन ऐसे हैं जिनकी एज अभी नहीं हुई है या जिनके पास में टाइम है, तो जनरली आप तो ये बोलते हैं कि आपके पास में बेहतर ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए। पर सभी लोग हैं वो समृद्ध परिवार से नहीं आते हैं, जो नॉर्मल किसान परिवार से आते हैं या नॉर्मल जो भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए जैसे आरएस जो एग्जाम है उसमें अनिश्चितता भी बहुत होती है, तो बेहतर ऑप्शन होना भी जरूरी है। बेहतर ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि अपना जो मेन टारगेट है उससे अपन डेविएट है वो हो जाए। बेहतर ऑप्शन होने का मतलब इतना ही है कि अपने तो एक बार स्टेबिलिटी है वो भी मिल जाए। और अभी आप जो जैसे टॉप 20 में 50% है वो जॉब वाले ही हैं, और उसमें है जनरली ऐसा है कि सिविल जॉब वाले हैं, जैसे टीचर्स हैं या पटवारी है, वीडियो है। तो ये ऐसे एग्जाम है, इनके लिए अलग से तैयारी भी नहीं करनी है। जो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं वो आपको यदि अच्छे से याद हैं साथ ही में जैसे पटवारी वीडियो में
कंप्यूटर है वो आती है, या थोड़ी मैथ एक्स्ट्रा आती है, तो उसके लिए भी आप 1 महीना भी पढ़ते हो तो भी वो चीज़ें हो जाती है। मैं ये चीज़ें उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं या जिनको एक जॉब की ज़रूरत है। तो उस जॉब में रहते हुए भी आप आरएस की तैयारी आराम से हो सकती है, यदि यहाँ आपका बेस अच्छे से बना हुआ है। यहाँ टाइम है, जब भी मेंस वाला एग्जाम प्री के लिए अलग से छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है, और मेंस का एग्जाम जब भी होता है 3 या 4 महीने की छुट्टी ले लो, WPL भी मिल जाती है, या मतलब मेडिकल लीव है वो भी मिल जाती है ऐसे, तो इतना इशू नहीं होता। और फिर यदि मान लो आप एबसेंट भी हो जाते हो तो ऐसे इतना कुछ नहीं है, ईओल में हो जाती है वो। अब मैं पुलिस में था 2021 वाली जो SI वाली भर्ती थी, उसमें मेरी 23वीं रैंक थी वो थी। तो पुलिस में जनरली ऐसा होता है कि जो कांस्टेबल रैंक के जो होते हैं उनको तो और भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो गार्ड्स में उनकी जैसे गार्ड लगती है ना, जैसे तो ये SP ऑफिस है, तो SP ऑफिस के बाहर क्या 4 जने जो कांस्टेबल होते हैं, 1+3 की गार्ड है वो लगती है। एक हेड कांस्टेबल होता है, 3 कांस्टेबल होते हैं, तो उनकी क्या ड्यूटी 6 घंटे ही होती है। तो और वो भी बाहर एक रूम होता है, तो उनको पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाता है। जो थाने में नहीं होते उनको टाइम मिल जाता है। पर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर जनरली ऑफिस पोस्टिंग भी बहुत कम होती है, उसको थाना ही अलॉट किया जाता है, तो उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ है वो मुझे जब मेरा SI में सिलेक्शन हुआ था, मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि अपने तो यदि RS में मतलब तैयारी RS की थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी। पर जब SI वाला एग्जाम था उस टाइम मेरी एज थी 20, मतलब 20.5 साल थी, और उस टाइम RS के लिए एज चाहिए थी 21, और SI में एज है वो 20 साल ही है। तो SI में एज हो रही थी, तो फिर अब तैयारी तो सिविल की ही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन SI में सेटिस्फाई हो जाए। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में मैं स्टार्टिंग में उस टाइम जब प्रीलिम्स हो गया था, प्रीलिम्स के बाद में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम फिर शायद मैं 25 दिन है वो मैंने ट्रेनिंग करी थी। पर वो मैं शुरुआत से मैं CL लेने के बारे में अप्लाई कर रहा था, पर उस टाइम CL भी नहीं मिल रही थी ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ पे फिर 25 दिन बाद में जब हमारी दिवाली में ड्यूटी आई थी, दिवाली के टाइम छुट्टियाँ आउट पास देते हैं, तो दिवाली के टाइम आउट पास देते हैं, उस टाइम मैं एबसेंट हो गया था। एबसेंट होकर उस टाइम मेंस के ओनली 2 महीना टाइम है वो था। पर जब भी ट्रेनिंग सेंटर में हमारे आउटडोर भी होता है, इंडोर भी होता है। आउटडोर में ऐसा होता है कि PT होती है, फिजिकल ट्रेनिंग है वो होती है, और परेड भी होती है जिसको ड्रिल बोलते हैं। तो PT भी होती थी, परेड भी होती थी। उस टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अपन ग्राउंड में होते हैं। और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा भी नहीं होता कि अपन साथ में नोट्स है वो, अब PT कर रहे हैं तो टाइम भी नहीं होता कि अपन साथ में नोट्स है वो ले जाएं। पर जब इंडोर क्लासेज होती थी, तो वहाँ वो जो भी सर पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, जो सर्विस रूल है वो पढ़ा रहे हैं, या CCA रूल्स है वो पढ़ा रहे हैं। तो मैं उसमें पढ़ने का प्रयास करता था, वही अपने वाले जो भी नोट्स होते थे मेरे पास में, मैंने अपने बनाए हुए थे, वो नोट्स है वो मैं ले जाता था। पर वहाँ भी जैसे मान लो किसी सर ने देख लिया कि ये RS के नोट्स पढ़ रहा है, तो बाहर भेजकर मतलब पनिशमेंट दे देते थे, या जो भी मतलब जो भी पुलिस में जो भी एक्शंस होते हैं वो ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको पढ़ने देते हैं। और फिर सुबह 5 बजे उठाते हैं, और 7 बजे तक आपके पास में मतलब मतलब आधा घंटा भी नहीं होता रेस्ट करने के लिए, प्रॉपर मतलब हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि आप 7 बजे के बाद में भी मतलब 10 बजे तक पढ़ लो, पॉसिबल ही नहीं होता। आप अपन फ्री रहते हैं तो अपन नाइट में पढ़ सकते हैं, पर जब सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 बजे तक पूरी हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो फिर सीधी नींद आती है। मतलब ऐसा होता है कि जब परेड कर रहे हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में खड़े खड़े होते हैं, उनको भी नींद आने लग जाती है, रेत में भी सो जाते हैं। तो वो सब तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ तो पॉसिबल भी नहीं है। और अब घर वालों को पता भी नहीं है कि, उनको ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर से एब्सेंट होने का मतलब है कि भाई जॉब से निकाल दिया, या फिर वापस ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर उनको समझाना पड़ा कि मतलब मैं जस्ट एब्सेंट हो रहा हूँ। फिर भाई है उसको भी समझाया, तो फिर मैं एब्सेंट होते यहाँ जयपुर आ गया था। फिर वो RS मेंस पोस्टपोन वाला आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन हुआ तो फिर डेट है वो और बढ़ गई। अब मैं तो 2 महीने के लिए एब्सेंट हुआ था। पुलिस में ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक एब्सेंट हो जाओ, उसके लिए आप तो मेडिकल है वो बनाना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो। तो फिर मुझे नोटिस भी मिला था, 17 CC का नोटिस है वो मिला था। तो अब मैं एक तरफ तो ये सोचूंगी यार मुझे मेरी सर्विस है वो ख़राब हो रही है, या मुझे नोटिस मिल रहा है, पर मुझे इतना तो पता है कि मेरी सर्विस में चाहे इंक्रीमेंट रुक जाएगा, या मुझे 17 CC का नोटिस में परिनिंदा मिल रही है, पर मुझे सैलरी तो मिल रही है, और मेरा खर्चा चल रहा है, मेरे जो छोटे भाई है वो पढ़ रहे हैं, या जो मेरे बड़े भाई है वो भी पढ़ रहे हैं। तो अपने तो ओनली सैलरी से मतलब है। प्रमोशन भी जो होता है SI का, CI में प्रमोशन 9 साल लगते हैं, तो यदि अपने को नोटिस भी मिलते हैं तो उस प्रमोशन में प्रॉब्लम होती है। पर मैं शुरू से ऐसा था कि अपने पास में ये RS वाला एग्जाम है, इसमें अपने को SI से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। शुरुआत में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि प्रॉपर SDM में वही मिलेगा, पर ऐसा था कि SI से अच्छी पोस्ट इसमें RS में, RS होती है प्रॉपर, RPS होती है, और भी जैसे RTS है वो भी है, अकाउंट सर्विस भी है, DTO है, या जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, मतलब SI से तो सारी अच्छी है। तो इतना विश्वास तो था कि अपने को SI से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। पर जब मेंस पोस्टपोन हुआ तो और तैयारी थोड़ी, और मैं वहाँ पुलिस लाइन में था जोधपुर। जब ट्रेनिंग सेंटर से एब्सेंट हो जाते हैं तो अपने को लाइन में अटैच कर देते हैं, तो मैं वहाँ पुलिस लाइन जोधपुर में था। वहाँ वहाँ भी ड्यूटी थोड़ी बहुत कम आती थी, पर फिर वहाँ भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर वहाँ से भी एब्सेंट होना पड़ा। तो वहाँ से एब्सेंट हुआ, फिर मेंस अच्छे से दिया,
तो मेंस अच्छे से दिया, तो अब की बार जो मेंस हुआ था, जैसे पिछली बार जो टॉपर्स हैं उनके शायद 400 प्लस नंबर हैं, तो हम भी यही सोच रहे थे कि जैसे पद्मा मैडम है उनके 140 प्लस नंबर हैं या 148 नंबर है शायद। तो जब पेपर हुआ तो ऐसा लगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अब की बार जो मेंस वाला पेपर आया, वो पेपर आया भी ऐसा था कि उसमें लगभग 100 नंबर के सवाल तो अटेंड ही नहीं कर सकते। पर उसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो 100 नंबर के सवाल ऐसे पूछे हैं जो अपन अटेंड नहीं कर सकते, इसका मतलब राजस्थान में किसी ने भी वो सवाल अटेंड नहीं किए। तो जब एग्जाम सेंटर से जस्ट बाहर आए तब ऐसा लगा कि अपन ने मतलब पेपर अपना उतना अच्छा नहीं हुआ है या जो भी है। पर जब साथ वाले हैं उनसे पूछा तो उन्होंने तो मेरे से ज़्यादा है, वो मेरे से ज़्यादा उनके ख़राब हुआ था। तो पेपर का मतलब इतना ही है कि अपने रिलेटिव जो अपने साथ वाले हैं उनसे अच्छा होना चाहिए। अपने तो जो कट ऑफ है वो पार करनी है। ऐसा नहीं है कि जो 800 में से 400 नंबर ला रहा है वो आरएस बन रहा है। यदि कट ऑफ 208 जा रही है तो जो 250 नंबर ला रहा है और जिसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर हैं, एवरेज नंबर है, वो भी आरएस बन जाएगा। तो हमेशा जो नंबर होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। जैसे जो 2021 वाला जो भी आरएस था उसमें हिंदी में 120 प्लस नंबर है, वो बहुत जनों के हैं। अब की बार 100 नंबर मुझे लग रहा है हाईएस्ट नंबर है। तो इसका मतलब है कि जिसके 100 नंबर आ रहे हैं और जिसके उस टाइम 140 नंबर आ रहे हैं उनका फोर्थ पेपर बराबर ही है। बस एग्जाम है उसका फ़र्क होता है, या जो मार्किंग है वो सब्जेक्टिव एग्जाम में वो डिपेंड करती है। जैसे अभी आरपीएससी में पॉलिटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें 6 जने ही सेलेक्ट हुए हैं। तो यदि एग्जाम बनाने वाली जो भी बॉडी है वो ये सोच ले कि कट ऑफ है वो इतनी ही रखनी है, तो फिर अपन कितनी भी मेहनत कर लें उससे कुछ नहीं होना है। तो यदि आरपीएससी पेपर टफ भी बना रही है या ऐसे पेपर भी बना रही है, इसका मतलब वो सभी के लिए बना रही है, चाहे प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो। यदि ऐसे बना रहे हैं ना, जनरली पहले क्वेश्चन है वो मतलब ऐसे आउट ऑफ नोट्स भी नहीं आते थे, या मतलब इतने आते तो भी डायरेक्ट ट्यूशन आते थे पहले, जो 2018 2021 में जो भी नोट्स, क्योंकि पहले स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी तो ही नहीं पढ़ता था, सेलेक्टिव लोग पढ़ते थे। तो स्प्रिंग बोर्ड से ऐसे मतलब उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं थी। अभी भी जैसे हमने 2019 में कोचिंग करी है, तो 2019 में हुई है, तो अब 2019 से 2024 के बीच में 5 साल हो गए, तो हमें वैल्यू एडिशन है उतरना पड़ेगा। तो हम जो भी नए नोट्स हैं वो पढ़ती है, और भी जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं या जो करंट अफेयर्स में जो भी विजन आईएएस है या जो भी चीज़ें हैं वो अपने तो साथ में पढ़नी पड़ेगी। अब आप अभी स्प्रिंग बोर्ड में फाउंडेशन में हो तो आपके लिए अभी वैल्यू एडिशन या ऐसी चीज़ें हैं वो मतलब स्पेशली पहले दूसरे और तीसरे पेपर में अभी आपके लिए मुनासिब भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है। तो नोट्स अच्छे से याद हो जाए। अभी कोचिंग के टाइम जो फोर्थ पेपर है ना, फोर्थ पेपर जिसका अच्छा है ना आरएस में, उसको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि फोर्थ पेपर है उसमें ऐसा नहीं है कि अपन एग्जाम हो उससे 2 महीने पहले अच्छे से हो जाएगा। तो फोर्थ पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस भी हद से ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 1 या 1.5 साल अपन कंटिन्यूस फोर्थ पेपर पढ़ें, तब अपना लेवल इतना होता है कि अपने 100 प्लस नंबर है वो आ जाए। तो मेरे हिंदी साहित्य वो ऑप्शनल भी थी आईएएस में, और हिंदी साहित्य से मैं नेट जेआरएफ भी हूँ, और हिंदी से ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करी थी जब ऐसा ही भर्ती रद्द होती थी। तो हो सकता है मैं हिंदी में थोड़ी अच्छी चीज़ें वो आपको बता दूँ। मैंने जितने भी हिंदी सब्जेक्ट में मेरे पास में ग्रामर के भी कंप्लीट नोट्स हैं, और जो पत्र और प्रारूप लेखन होते हैं उसके कंप्लीट नोट्स हैं, पल्लवन है उसके भी नोट्स हैं, निबंध है उसके भी नोट्स हैं। मतलब हिंदी के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो हैं आपके पास में। अभी कोचिंग में जो भी पढ़ाया है, जैसे नवीन जी सर है उन्होंने पढ़ाया, नवीन नैनीताल सर है, तो उनके जो भी नोट्स हैं, उन्होंने जो भी जो निबंध और पल्लवन के लिए जो भी मटेरियल दिया है वो एक बार अच्छे से पढ़े। उसमें फिर जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ये चीज़ें अपलोड कर दूँगा। और साथ में मैंने जो भी स्प्रिंग बोर्ड में जो भी टेस्ट लिखे हैं, मैंने टेस्ट है यहाँ स्प्रिंग बोर्ड जयपुर में नहीं लिखे, स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर है ना, वहाँ पे लिखे हैं मैंने। दोनों मेंस में टेस्ट सीरीज वहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी वहीं थी, तो फिर मैं वहीं देने जाता था टेस्ट। यहाँ मैंने फाउंडेशन में जब मैं था उस टाइम टेस्ट है वो दिए थे, उनकी पीडीएफ तो मेरे पास है भी नहीं, क्योंकि उस टाइम ऐसे इतने टेस्ट भी नहीं दिए थे, क्योंकि वो साथ में कॉलेज वाले एग्जाम भी होते थे। पर जो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में जो भी मैंने टेस्ट दिए हैं उनकी सबकी मेरे पास में पीडीएफ है वो पड़ी है, और उसमें वो कॉपी है वो चेक नहीं की हुई है, क्योंकि अपन जब भी टेस्ट देते हैं तो 7 दिन बाद में रिजल्ट आता है, तो फिर तब अपना इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो जब भी टेस्ट पूरा होता था तो लास्ट में जाते टाइम में उसमें फ़ोन में पीडीएफ बना लेता था फ़ोटो लेके। और जो मेरे साथ में जो मेरे रूममेट हैं रातिब दबीर, उनकी भी 227वीं रैंक रही है, तो मैं उनको भेज देता था और वो मुझे भेज देते थे अपनी वाली। तो हाथों हाथ ही अब पता चल जाता था कि भाई हाँ क्या गलती है क्या नहीं है। तो जो भी मेरे पास में या मैंने जो पीडीएफ्स लगा रखी है उसमें वो चेक नहीं की हुई है, पर उनमें अच्छे नंबर आए हैं मेरे टेस्ट में। जैसे कि एथिक्स वाला है तो उसमें 120 या 130 नंबर है, तो इसका मतलब है कि वो आप ऐसे मान सकते हो कि ऐसे मॉडल आंसर टाइप में है, कि आप कि ऐसा फ्रेमिंग है वो होनी चाहिए या फैक्ट है वो ऐसे होने चाहिए। और आंसर राइटिंग का ऐसा है कि अब जैसे मैं हूँ मेरी अलग रणनीति है, क्योंकि अब मैं हूँ तो मेरे पास में जो जो मेरी परंपरा रही है, परंपरा परंपरा का मतलब ये नहीं है कि परंपरा का मतलब मेरे नॉलेज की जो परंपरा है। अब जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो है लिटरेचर, तो मैं जिस भी सब्जेक्ट का आंसर लिखूंगा तो उसमें उसका जो इनपुट है वो आएगा। अब आप में से हो सकता है किसी के पॉलिटिकल साइंस है, उससे एमए कर रहा हो तो उसके जो भी जैसे पबेड में उसके पॉलिटी आंसर जो भी उसका नॉलेज है उसका इनपुट आएगा। तो हर इंसान होता है उसका बैकग्राउंड है वो होता है, तो उस चीज़ की जो छाप है वो अपनी आंसर राइटिंग है उसमें भी दिखती है। तो अब मैं जो भी मैंने आंसर लिखे हैं या जो भी मेरे नोट्स है वो यहाँ पीडीएफ में मैं चलाता हूँ।
ऐड होगी। सबसे पहले तो जो जैसे अपने जनरली होता है क्या है कि अपन हिंदी में तो पढ़ते हैं ओनली ये, ठीक है, पर इससे ओनली 50 नंबर का मटेरियल है वही आता है। ये सभी पढ़ते हैं, RS की जो तैयारी नहीं कर रहा, SIT भी कर रहा है वो भी पढ़ता है। और इसमें जनरली सब इतने नंबर आ भी जाते हैं, स्थिति बहुत अच्छी हो तो 40+ भी आ जाते हैं। पर अब क्या हो रहा है, जैसे जो मुहावरे वाले सवाल आते हैं ना, उनमें क्या नंबर 2 में से 2 मिलते नहीं, उनमें 1 नंबर मिल रहा है या 1.5 नंबर मिल रहा है या आधा नंबर ही दे रहे हैं। तो मुहावरों में भी जो जो मुहावरे होते हैं उनमें वाक्य परियोधी वो कैसे करना है जिससे नंबर है वो पूरे, मतलब पूरे तो नहीं मिले पर 1.5 नंबर मिल जाए। तो ये भी जनरली है, वो अपन पढ़ लेते हैं पर अपने को पता नहीं होता है कि मुहावरों में वाक्य परियोधी वो कैसे करना है। अपन बहुत जनरल सेंटेंस लिख देते हैं, पर जो अपन सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें यदि वो यूज हो रहा है तो फिर उस अर्थ है वो ऐसे पता चलना चाहिए, तो ये भी पढ़ता है। तो यदि उस अर्थ पता नहीं है तो भी सेंटेंस से पता चलना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो ये आप यही पढ़ रहे हैं इसमें, या जो जो भी सर के नोट्स हैं तो, पर फिर भी साथ में ये, या जो पद्मा मैडम है उनकी बुक है, तो ये इन दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ये तो सभी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है निबंध। निबंध 20 नंबर का आता है। और RS में जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और राजस्थान जो, हाँ, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर है, ये पूरी मिला के भी 20 नंबर की नहीं है। और उसके लिए अपन 3 रजिस्टर पढ़ते हैं। और निबंध के लिए अपन 10 पेज के नोट्स भी नहीं पढ़ते हैं, जबकि नंबर पूरे 20 में, मतलब 20 नंबर दिए हैं। और इस 20 नंबर में यदि जिसकी निबंध शैली अच्छी है वो 14 नंबर है वो ला सकता है। और मुझे, मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, अब जैसे मार्किंग है वो टाइट हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो हिंदी वाला जो 120 वाला पोर्शन है उसमें मुझे अच्छे नंबर मिले हैं। तभी है वो थोड़ी सी, क्योंकि बाकी पेपर तो सबके खराब हुए हैं, पर इस पेपर में ऐसा नहीं है कि RPSC बहुत ज़्यादा टफ बना दे। तो इसमें है वो, इसमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें RPSC जैसे दोनों पेपर भी है ना, 2023 वाले 2025 वाले, तो इन दोनों पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई पैटर्न चेंज किया हो या ज़्यादा टफ बनाए हो। ये दोनों पेपर सेम वैसे ही आए हैं। हाँ, इसमें मार्किंग है वो थोड़ी टाइट हुई है, तो 140 नंबर नहीं आ रहे, 150 नंबर नहीं आ रहे, पर यदि अपने 100+ नंबर भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। निबंध है वो, साथ में जो पल्लवन है ये 10 नंबर का ये आता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, इनके साथ में सिमिलर इंग्लिश में यहाँ पे पैराग्राफ है, और यहाँ थीम, थीम राइटिंग है। अब ये 10 नंबर है और ये भी 10 नंबर है। पर जैसे जैसे इंग्लिश, मतलब जैसे हिंदी में निबंध होता है वही इंग्लिश में वो पैराग्राफ होता है। मतलब इनके जो टॉपिक्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे टेररिज्म पे निबंध भी आ सकता है, टेररिज्म पे पैराग्राफ भी आ सकता है। तो जब अपन इनके नोट्स बना रहे हैं या जब अपन पढ़ रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स में जो जो भी चीज़ चर्चा में रहती है उस पर पैराग्राफ भी आ सकता है, उस पर निबंध भी आ सकता है। तो इनके नोट्स से वो साथ में होने चाहिए। इनमें जैसे कि कोटेशन है वो अलग होंगे, जैसे हिंदी में तो हिंदी में है, जैसे महिला सशक्तिकरण है उस पर हिंदी में अलग होंगे, इंग्लिश में अलग होंगे। ओनली वही चीज़ें वो अलग होगी। बाकी बहुत जने वो ऐसे बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश है वो थोड़ी वीक है ना। और जनरली मुझे पता है कि अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उतनी अच्छी होती भी नहीं है। मेरी इंग्लिश भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो या अच्छी हो, पर मेरी इंग्लिश ऐसी है कि मुझे पता है कि अपने तो नंबर कैसे लाने हैं। अब मुझे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पता है कि मुझे जैसे टेररिज्म पे आएगा तो उसमें जो भी पहले से मैं वो वर्ड है जो उसमें टफ टफ यूज होना है वो मैं पहले से लिख लेता हूँ। अभी जैसे नोट्स में मैं बताऊंगा कि अपने को वोकेबलरी कौन सी याद करनी है। जैसे पैराग्राफ है वो टेररिज्म पे आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो वोकेबलरी है वो अपने को आनी चाहिए। जैसे आपके यहाँ जैसे विजय सर है वो IR पढ़ाते हैं, ठीक है, तो IR में टेररिज्म टॉपिक आता है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं कि हिंदी में लिखाते हैं तब ध्यान देते हैं, और इंग्लिश में जब पढ़ाते हैं या इंग्लिश में वो वापस लिखवाते हैं ना तो ध्यान नहीं देते हैं। जबकि इंग्लिश के लिए कुछ भी नहीं करना, अपने तो लिटरेचर वाली इंग्लिश नहीं पढ़नी, अपने तो जो GS वाली इंग्लिश होती है ना, इकोनॉमी में जो जो भी वर्ड यूज होते हैं, IR में जो वर्ड यूज होते हैं, पॉलिटी में जो वर्ड यूज होते हैं, तो जब भी विजय सर या जो भी सर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी सर जब इंग्लिश में लिखवा रहे होते हैं ना, तो जो भी टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये टर्मिनोलॉजी है ना, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो लिख भी लेनी चाहिए। मेरे मेरे 12th में इंग्लिश में 100 में से 97 नंबर है। पर इसका रीज़न यही है कि जो वहाँ तो आपको पता है कि 12th में तो अपन रट लेते हैं तो भी नंबर आ जाते हैं, इतना ऐसा भी नहीं है कि अपने जो संजीव पासबुक होती है वहीं से सवाल आते हैं। और
उसमें भी ये आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, थीम राइटिंग है वो आती है। पर इसमें भी मैं उस टाइम 12th में भी है वो, मैं पैराग्राफ में 2-3 कोटेशन है वो लिख लेता था। तो अपने अपने अंदर थोड़ा फियर होता है कि इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश तो सबसे ईजी है वो सब्जेक्ट है, हिंदी से भी ईजी है, क्योंकि हिंदी में तो और भी विराम चिन्ह है, उनकी गलती हो जाती है। मेरा अभी इतना टाइम हो गया हिंदी पढ़ते हुए, फिर भी विराम चिन्ह उनकी गलती हो जाती है। पर इंग्लिश में तो मान लो अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अपने तो स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो जरूरी थोड़ी है, ट्रांसलेशन तो अपन ही कर रहे हैं। दूसरा है उसको अपन अलग वे में लिख सकते हैं, या एक्टिव वॉइस में नहीं लिख रहे तो पैसिव वॉइस में लिख दो। जो तो ये जो जो सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, जैसे आईआर में है या इकोनॉमी में है या एथिक्स में है, तो ये टर्मिनोलॉजी है वो होनी चाहिए अपने पास में। तो निबंध और पैराग्राफ के मेरे जो भी नोट्स है वो मैंने इधर तो हिंदी में बना रखे हैं, साथ में इंग्लिश में लिख रखे हैं कोटेशन, सेम ऐसे कंपेरिजन करके। पर जैसे टेररिज्म पे आ गया, तो टेररिज्म की जो रीजन हिंदी में वही तो रीजन इंग्लिश में। तो मैंने मान लो हिंदी में तो अपन बना ही सकते हैं ना हिंदी में नोट्स, तो वही तो चीज़ें सेम पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखनी है। तो अब हिंदी में से अपने को जो चीज़ें इंग्लिश में नहीं आ रही है वो अपन सर्च करते हैं, या जैसे भी नोट्स बना रहे हैं तो अपने जो नोट्स हैं वो जो हिंदी में है ना, रीजन जो हिंदी में वही सेम इंग्लिश में होने चाहिए, उनमें ऐसा नहीं है कि डिफरेंस हो। जैसे अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें, जैसे ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, उस पर इंग्लिश में पैराग्राफ आ जाए, ठीक है। तो जब भी पैराग्राफ आई तो अपने पास में एक चीज़ है वो ध्यान रखनी है। हाँ, जैसे ये है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे अपने आरएस में है ना पैराग्राफ होता है, तो उसमें बहुत ही ऐसे जनरल लिख देते हैं, कोटेशन यूज ही नहीं करते। हिंदी में तो और भी निबंध में लिखते हैं, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी कोटेशन नहीं यूज करते। तो यहाँ मैंने 3 लिख रखे हैं। तब इसमें जैसे कि पैराग्राफ में या निबंध में जनरली ये होता है कि जब अपन इंट्रो दे रहे हैं तो ये अच्छा सा कोटेशन है वो डाल दो जो, अच्छा जब पीछे से दिख नहीं रही थी, अच्छा अच्छा ठीक है। अब दिख रहा है पीछे, पीछे दिख रहा है, अच्छा ऑनलाइन है, अच्छा ठीक है ठीक। तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो मुझे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज उस पर लिखना है, तो मैं सबसे पहले ये मतलब जैसे द टेस्ट, ये तो अपन निस्तर से उसमें लिख सकते हैं, पर अपन ये स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं, अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। इसके बाद में अपन जनरल डेफिनेशन है वो दे सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो अपने 5 लाइन या 6 लाइन तो आराम से यहीं भर जाएगी। रोटेशन का फायदा ये होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रोटेशन लिख, यहाँ मैंने मान लो ये 1 लाइन है वो भर दी, तो सबसे पहले तो अपने तो मन से सोचने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाइनें रखनी तो है। हिंदी में भी तो निबंध में अपन लाइनें याद धरते हैं, तो यहाँ भी याद धर लो। और इसमें ऐसा भी नहीं है, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है ना, उसमें आराम से है ना अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं ये ऐसे बोल बोल के। और उनको जब भी फ्री खाना खा रहे हो या जब भी फ्री बैठे हो तो आराम से सुन सकते हो, तो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी ये चीज़ें। अब मेरे पास में लगभग इंग्लिश के कम से कम 200 या 300 हैं, पर मुझे एनी टाइम याद रहते हैं। मैं अब तैयारी करते हुए मुझे 1 साल मैंने छोड़ दिया, पर फिर भी मुझे ये याद रहते हैं। उसका रीज़न यही, अपन जैसे गाने सुनते हैं उनकी लाइन याद होती है, तो वैसे ही अपन ये बार बार ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे या अपन बार बार ऐसे बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। या जैसे 2 रूममेट है वो साथ में रह रहे हैं, तो एक दूसरे को आप सुना सकते हो। इनमें कुछ भी रॉकेट साइंस में नहीं है, बस याद है वो होनी चाहिए चीज़ें। और ये जब याद होती है तो ये अपनी जो प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाती है, फिर अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो अपने तो पता है कि इसमें क्या चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। अब जैसे ये है, अब ये मैं ये जो भी है ना, ये रोटेशन ये मैं एक बीच में डाल दूंगा, ये तो वो लास्ट में डाल दूंगा। 3 रोटेशन अपने पास में होते हैं, तो जहाँ 2 नंबर मिलने होते हैं वहाँ 7 नंबर मिलते हैं, तो ये 5 नंबर का डिफरेंस आता है। और अपन जनरल कितनी भी अच्छी अपनी इंग्लिश हो, अपन चाहिए उसमें कितने भी अच्छे वर्ड लिखते हैं, फिर भी 2 या 3 ही नंबर मिलेंगे। रोटेशन से ही अपने मतलब निबंध का मतलब यही होता है। निबंध का मतलब ये नहीं होता है कि निबंध में सुंदरता होनी चाहिए। निबंध है उनके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं उनको बोलते हैं वैचारिक निबंध, एक है उनको बोलते हैं ललित निबंध। तो ललित निबंध का मतलब होता है कि निबंध में थोड़े बहुत इमोशंस है वो होने चाहिए। तो यदि अपन एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे अपन ऐसे लिख रहे हैं, जैसे अपने तो कोई भी पोइम सुनाता है या कोई भी कविता सुनाता है, तो उसमें इमोशन है वो होते हैं, मतलब पद्य और गद्य उसमें यही अंतर होता है। तो अपने अपने जो निबंध है वो ये ललित निबंध है वो लिखना है, इसका मतलब इसमें इमोशंस है वो भी होने चाहिए। इसमें जो भाषा है उसमें सहजता होनी चाहिए। अपने तो ऐसे चमत्कारिक भाषा नहीं लिखनी या बहुत ज़्यादा ऐसे साहित्यिक भाषा नहीं लिखनी। आप जैसे आप किसी के निबंध पढ़ोगे, जैसे मान लो दृष्टि आई है ऐसे, उसमें जो निबंध दे रखे हैं उसमें आप एक बार पढ़ना, उसमें ना एक फ्लो होता है निबंध में। इंग्लिश में तो अपने पॉसिबल नहीं है वैसी चीज़ें। इंग्लिश में अपन मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि ये जैसे कोटेशन है वो डाल सकते हैं, या थोड़े कीवर्ड है वो अच्छे लिख सकते हैं। पर हिंदी में अपना थोड़ी भाषा है वो थोड़ी बहुत ऐसे सहज होनी चाहिए, मतलब जैसे ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो अपन जो हिस्ट्री में लिखते हैं आंसर, थोड़ी बहुत ऐसे। अभी मैं आपको है ना जो मैंने निबंध लिखे हैं वो उनकी लैंग्वेज भी मैं बताऊँ कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो जैसे ये 3 कोटेशन है, तो एक शुरुआत में, बीच में, लास्ट में। अच्छा, तो
अब जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना। अच्छा पूरा करना पड़ेगा। हाँ वो मैं कर दूँगा, ये ऊपर ऊपर कैसे होता है ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अब जैसे जो अब यहाँ मैंने जो बूथ है उसका नाम भी लिखा हुआ है ना। जैसे ये नाओमी क्लीन है, उनकी बूथ है, उसका नाम है कैपिटलिज्म वर्सेस क्लाइमेट चेंज, दिस चेंज एवरीथिंग, है ना। तो मेरे पास में 5 या 6 बूथ है, उनके नाम लिखे हुए हैं। और जब भी निबंध आता है या जब भी पैराग्राफ आता है, मैं उनमें एक बूथ है उसका बीच में नाम लिख देता हूँ। और मैं बोल देता हूँ कि इसमें ये बात है वो बोली गई, वो अपने मन से कोई भी अपन लाइन है वो लिख सकते हैं, बस इससे रिलेटेड होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, उसको लगता है कि इसने ये किताब पढ़ी है और इसका रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि वो अपन जनरल पॉइंट है वो लिख रहे हैं। अब इसका मैं बताऊंगा, मैंने ना निबंध लिखा है उसमें इस चीज़ तरीके से यूज किया है। अब साथ ही में जैसे ये है, सबसे पहले कोटेशन डाल दिया, फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साथ में एफर्ट क्या हो रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके रीजन से वो क्या है। तो जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो इम्पैक्ट है, अब यहाँ जैसे भी ये मैं इस टर्मिनोलॉजी उसकी बात कर रहा हूँ। अपने को हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होती है वो याद नहीं करनी थी, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। अपन जो 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अपने को वो वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए, अपनी वोकेबलरी ये टेक्निकल होनी चाहिए। जैसे कि तोरल ब्लीचिंग है, परवाल विरंजन होता है, हैबिटेंट लॉस अभी चल रहा है, आपके इकोलॉजी वो चल रही है, तो उसमें आवास आवास विखंडन होता है। ऑस्ट्रेलिया बुश फायर मतलब जो दावानल होती है, मतलब जो जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं। साथ में जैसे हीट वेव है, जिसको अपन हीट वेव बोलते हैं, या इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे बेंगलोर वाटर क्राइसिस है, बेंगलोर में जो जल संकट आया, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से ही, जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसमी पैटर्न है वो बदलते हैं। तो हीट वेव है, या इसकी वजह से फ्लैश फ्लड है वो आती है। तो ये वर्ड है, ये अपने को इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अपने तो ऐसे जो वर्ड है वो आने चाहिए। अब इनके लिए सबसे अच्छा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप द हिंदू एडिटोरियल आता है ना, वो पढ़ना नहीं है आपको। यूट्यूब पे 20 मिनट खूब ऐसे चैनल है जो वो पढ़ाते हैं, सुन, उससे आपके 2 फायदे वो हो जाएंगे। इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी। उसमें क्या होता है कि द हिंदू में ऐसे वर्ड है वो यूज होते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो साथ साथ में नोट डाउन करनी है, तो इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि अभी जैसे कि जो इकोनॉमी है, या जो पॉलिटी है, या IR है, इन सब्जेक्ट के जो थोड़े सवाल है वो थोड़े ऐसे आ रहे हैं, एनालिटिकल आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। तो आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे तो फिर ऐसे जो मेंस में जो सवाल आते हैं ना, जैसे IR के जो अच्छे सवाल आते हैं, तो वो भी आपके, क्योंकि वो पढ़ा तो द हिंदू रहा है, पर वो जो भी बोल रहा है ना वो हिंदी में ही बोलता है, तो आपके समझने में भी इशू नहीं आएगा। द हिंदू एडिटोरियल आप द ओनली IS है, उस तब देख सकते हो। ओनली IS नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सुमित सुमित सर है वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ 2 फायदे वो हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना भी पता चल जाएगा कि आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो द हिंदू है, इंग्लिश अच्छी हो ही रही है, साथ साथ में हो रही है, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कम से कम 2 साल है वो कंटिन्यूस है वो चैनल है वो देखा है, तो उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, द ओनली IS जो चैनल है वो देखना है। हिंदी मीडियम। कर लिया नोट डाउन। अब ये जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ रही है। जैसे कि अभी अपने पूरे इंडिया में जैसे कि उसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड, या अर्बन फ्लड भी बोलते हैं। जैसे कि बेंगलोर में ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। बेंगलोर में या अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में भी क्या होता है कि यदि पानी की मात्रा एकदम ज़्यादा हो जाती है, तो अपने पश्चिमी राजस्थान में नीचे वो मतलब जिप्सम है, या जो जो भी है उसकी वजह से क्या जो पानी होता है वो नीचे जा नहीं पाता, रिस नहीं पाता, उसकी वजह से बाढ़ आती है। तो वैसे ही बेंगलोर में भी जब बारिश एकदम से ज़्यादा होती है, मतलब जनरली ये होता है इसकी वजह से, क्लाउड ब्रस्ट की वजह से। बादल फटना जानते हो? क्लाउड ब्रस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। उसकी वजह से आती है फ्लैश फ्लड। और ये फ्लैश फ्लड या क्लाउड ब्रस्ट है, इनका रीजन क्या होता है? इनका रीजन होता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो एवरेज जो भी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो भी अपने आसपास में जैसे इंडियन ओशन है उसका जो वाटर है वो ज़्यादा हीटअप हो रहा है, उसकी वजह से जो जलवाष्प है वो ज़्यादा बनेगी। जलवाष्प ज़्यादा बनेगी तो बारिश है वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। इससे होती है फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लड। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये अपन इंग्लिश में तो अब बीच में तो आप है वो ERM तो लगा ही सकते हो, इतनी इंग्लिश तो अपने साथ साथ में डेवलप हो ही जाती है, पर ये टर्मिनोलॉजी अपने को ये याद होनी चाहिए। अब साथ में जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं एफर्ट्स है, वो एफर्ट्स में जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी पढ़ा दीजिए पूरी।
तो उसमें जैसे जलवायु परिवर्तन में ये आपको पढ़ाएंगे, NSCP बोलते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ, अब जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये 500 गीगावाट अपना जो भी इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, मतलब 2030 तक अपन जो 500 गीगावाट है वो अपना टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। अब ये मैंने इसीलिए लिखी थी, मुझे ये वर्ड है वो मिल जाए, तो पहले से अपने को रॉ मटेरियल है वो होना चाहिए। आंसर राइटिंग है ना, वो आंसर राइटिंग का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अपन जो नोट्स बना रहे हैं ना वही अपनी आंसर राइटिंग होती है। अब नोट्स ही ऐसे बनाओ उनमें कुछ भी नहीं करना, उनमें थोड़ा बहुत एक्सपेंशन करना, बीच में ही जा रहे या ता तेती है जो भी अपनी लैंग्वेज है वो बनानी है, बाकी अपने नोट्स है वो ऐसे होने चाहिए, वो अपने आप में आंसर राइटिंग हो। तो मैंने टेस्ट है वो हो सकता है मैंने टेस्ट कम लिखे हो, पर मेरे पास में जितने चारों पेपर हैं चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स हैं, और वो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं और कंप्लीट ऐसे विस्तृत नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी नहीं है। जैसे हिंदी और इंग्लिश ने मेरे पास में टोटल PDF में यदि पेज जोड़े तो कम से कम 500 या 600 पेज हैं ओनली 4 पेपर के, और वो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। जो भी अपने जो भी नोट्स हैं या जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से ढूंढ ढूंढ के। अब साथ में आप जो चैट GPT है या जो भी AI टूल जो भी है, ये जो भी है ना, ये जो पैराग्राफ है या जो भी है उनमें कुछ भी नहीं करना, उनको कमांड देनी है थी, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर RS मेंस इन 200 वर्ड्स। ठीक है, तो फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, साथ ही में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्पेलिंग है वो मुझे यूज करनी है, वर्ड है वो यूज कौन से होने हैं। जैसे अपने तो ये तो पता है PM सूर्यधर, जैसे ये स्कीम हिंदी वालों तो पता नहीं होता कि इंग्लिश में इसको लिखनी जैसे, जबकि इंग्लिश में भी ऐसे इसका नाम ऐसे ही लिखना है देवनागरी में। जैसे कुसुम योजना है तो ये ऐसे प्रॉपर ये ऐसे इसका जो नाम है वही लिखना है अपने को। अब साथ ही में जैसे ये मैंने इंटरनेशनल इनिशिएटिव है वो लिखे हुए हैं। अब ये मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हिंदी में तो मुझे पता है। अब यहाँ मैंने जो भी रीजन लिखे हैं तो मैंने इंग्लिश वाले लिखे हैं, हिंदी में तो क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे हिंदी में पता है, तो मैं कोटेशन जहाँ भी लिख रहा हूँ ना तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, पर ये ऐसी जो वर्ड या जो टर्मिनोलॉजी है वो ओनली इंग्लिश में लिख रहा हूँ, क्योंकि इनको मुझे हिंदी में लिखने में इश्यू नहीं है क्योंकि हिंदी अपना मीडियम है। तो अब जैसे ग्रीन ग्रीड इनिशिएटिव, हरित जो ग्रिड पहल है वो है, इनिशिएटिव तो मुझे पता पहले बोलते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये आया था, RS मेंस में भी ये सवाल आया था, लाइफ मिशन है। तो अपने जो पैराग्राफ होता है उसमें ऐसे टर्मिनोलॉजी वो आनी चाहिए, जो भी अपन बाकी सब्जेक्ट में जो भी नॉलेज पढ़ रहे हैं ना वो नॉलेज है वो यहाँ आना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि जो ये सब्जेक्ट में पढ़ा है वो पूरा नॉलेज है वो यहाँ यूटिलाइज करना है। बाकी अपने तो इसके लिए अलग कुछ भी नहीं करना, जो भी मतलब एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे मुझे निबंध लिखना है तो मेरे पास में 3 कोटेशन होने चाहिए, और एक जो बुक्स का नाम है वो मैंने लिख रखा है। तो यदि मेरे पास में 3 भी होते हैं, ये तो सारी चीज़ें जो मैं GS में पढ़ रहा हूँ वही तो है। तो बट होता है यदि अपने पास में ट्रांसलेशन है वो अपन वहाँ मतलब हाथों हाथ वहाँ होता नहीं है अपने तो ट्रांसलेशन, तो अपन पहले से ऐसे नोट्स बना सकते हैं जिनमें जो भी टर्मिनोलॉजी टफ है वो अपन, जैसे टॉप 29 हुआ था उसमें पढ़ा दिया टॉप 29, तो उसमें आपको पता है होता ही है जैसे कि जो न्यू कलेक्टिव 25 गोल्स थी $300 बिलियन अमेरिकन से वो 2035 तक जो भी डेवलप्ड जो नेशन है उनको डेवलपिंग नेशन तो देने हैं। तो अब मुझे पता है अब ये वर्ड मैं वहाँ लिखूंगा तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी तो है नहीं क्योंकि ये तो टेक्निकल वर्ड है, तो ये चीज़ें मैंने पहले से लिख ली है। और जब मैं ऐसे वर्ड वहाँ लिखता हूँ तो जो आंसर राइटिंग जो मेरी कॉपी चेक कर रहा है उसको लगता है कि ये इंग्लिश मीडियम से ही है, तो उसकी दिमाग में भी एक सोच बन जाती है इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं स्प्रिंग बोर्ड में टेस्ट भी देता था तो मेरे पैराग्राफ में 10 में से 7 या 8 नंबर है वो आते थे। तो हो सकता है कि वहाँ भी जैसे सोशल मीडिया पे आया था और AI वाले पे आया था, तो उन दोनों में मैंने 5-5 कोटेशन से वो लिखे हैं, 5 कोटेशन लिखे हैं दोनों में, सोशल मीडिया वाले में AI वाले में भी। अब ये तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, अब ये सेम चीज़ है ना वो मैंने हिंदी में सेम टॉपिक है। अब हिंदी में क्या है, हिंदी में अपने को निबंध लिखना है उसमें अपने पास में होते हैं 3 पेज, और इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना है उसमें होते हैं 2 पेज, और इंग्लिश में अपने जैसे 6-6 लाइनों तो याद भी नहीं होता, 2 लाइनों तो याद हो जाए वही बहुत है, पर हिंदी में तो आराम से याद हो जाता है। तो हिंदी में जब भी आप जो पहला जो भी लिखे ना जो जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, तो ऐसे जनरली क्या होता है कि अपने RS में जो शुरू शुरू में निबंध लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं कि ये प्रस्तावना है, और ये बीच में फिर लिखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के ये कारण, फिर लिखते हैं प्रयास, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखते हैं, फिर लास्ट में लिखते हैं उपसहार। ये चीज़ें लिखनी होती है अपने तो जब अपन 10th 12th में होते हैं उस टाइम। ये ऐसी हेडिंग से वो अपने तो लिखनी नहीं है, ये अपन 10वीं या 12वीं क्लास में लिखते थे उस टाइम लिखनी है, जबकि जो अपना निबंध का फॉर्मेट होना चाहिए उसमें कहीं भी हेडिंग है वो नहीं होती है। अभी मैं 1-2 निबंध है वो आपको बताऊंगा यहाँ पे मेरे ऐड किए हुए हैं। तो शुरुआत में जो प्रस्तावना होती है वो उसमें थोड़ा लंबा होना चाहिए, मतलब जैसे कि ये 5 या 6 लाइन है उसमें जो भी कोटेशन है, बीच में आप 2-3 लाइन है जैसे ये बीच में डाल सकते हैं। अब ये जैसे कंक्लूजन है तो उसमें ये मैंने पहले से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो जैसे पल्लवन में जैसे मान लो ये है, लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर, है ना।
मतलब यदि अपन विनम्र रहते हैं तो अपन बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, और जो जिसमें थोड़ा बहुत भी घमंड होता है तो उससे जो प्रभु है वो दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रभुता, अभी जैसे ये जब पल्लवन लिखना है तो अपने तो इसका थोड़ा बहुत जो व्याख्या है वो करनी है। यहाँ प्रभुता मतलब सिर्फ भगवान है, वही नहीं है, ठीक है। प्रभुता का मतलब है, और प्रभुता का मतलब है कि सफलता या जो भी अपन अलग अलग है वो मान सकते हैं। अब जैसे मैं एथिक्स वाले एग्जांपल बता रहा था, जैसे जो पल्लवन यदि अपन लिखते हैं तो सबसे पहले तो जो सेंटेंस लिखा हुआ उसको अपना अर्थ है वो आना चाहिए अपने को। तो जो अपने हिंदी व्याकरण और रचना वाली किताब है ना, इसमें है ना, ये जिसके पास में किताब है इसमें कम से कम 25 पल्लवन है या 25 या 30 है, वो ऐसे सेंटेंस है वो लिखे हुए हैं। तो अपना सबसे पहले तो इस अर्थ है वो आना चाहिए अपने को, क्योंकि ये हिंदी जो जो लिटरेचर होता है वहाँ से कोई भी स्टेटमेंट है वो होता है। तो सबसे पहले अपना दाम इस अपना अर्थ है वो आना चाहिए। फिर अर्थ आने के बाद में कि अर्थ है वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिर इससे रिलेटेड, इससे सेम एकदम इससे रिलेटेड अपने पास में दो है, या अपने पास में इंग्लिश में। अब जनरली ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि अपन पल्लवन में इंग्लिश का नोटेशन नहीं लिख सकते। अब जो पद्मा मैडम है उनकी भी टॉपिक देखना, जो सफलता वाला आया हुआ है ना, जो सफलता सफलता वाला, उसमें उन्होंने भी इंग्लिश में नोटेशन है वो लिखा है। और मैं तो जो भी टेस्ट देता था पल्लवन में ये नोटेशन इंग्लिश का लिखता ही था। अपन ने उस साइड याद कर रखे हैं तो सेम यहाँ यूज ही तो होना है। तो सबसे पहले अर्थ आना चाहिए, उसके बाद में इंग्लिश में नोटेशन है वो यूज होना चाहिए। साथ में दूसरा है अपन 3 या 4 है वो एग्जाम्पल अपने तो इस पे हैं वो लिखने चाहिए। जैसे 3 या 4 एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो ये दिया हुआ लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तो जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल, ये मैंने ओनली नोट्स बना रखे हैं। तो नोट्स 1 पेज में बने, पल्लवन मुझे 2 पेज में लिखना है, तो 1 पेज भी नहीं है, ये थोड़ा ओपन करके लिखा हुआ है। अब जैसे ये पोमा डूडू नाम थी, ये IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने आदिवासियों से मिलने के लिए 1.5 घंटे वो पैदल यात्रा करके फिर आदिवासियों से मिलने गए थे। तो ये ऐसे सोच सकते हैं कि मैं तो एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं IAS पोस्ट पे हूँ, मैं आदिवासियों से मिलने के लिए पैदल क्यों जाऊँ। पर जब ये पैदल गए हैं तभी जो, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बने ही हो, आप पब्लिक सर्विस के लिए बने हो, तो सर्वोदय या जो अंत्योदय जो गांधी जी के आदर्श है उनके लिए बने हो, तो यदि आप उन लोगों से मिल रहे हो तो उनकी लाइफ में तो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ ही रहा है। तो आप इससे छोटे नहीं हो रहे हो, इससे आप बड़े ही हो रहे हो। तो ये मैंने एग्जाम्पल एथिक्स से लिखा है। ये सेम एग्जाम्पल एथिक्स में भी है, मेरे जो एथिक्स वाले नोट्स हैं। तो जब मैं पल्लवन के नोट्स बनाता था तो जो मेरे नोट्स पहले से हैं उनमें से जो एथिक्स में लिख रखी है वो इधर यूज होगी। अब जैसे ये गांधी जी वाला है, ये मैं एथिक्स में ये एग्जाम्पल है वो खूब यूज करता हूँ कि स्वयं तो पाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं तो दूसरों की सेवा में खो देना। और सिविल सर्वेंट के लिए इससे अच्छा रोटेशन है वो अपने एथिक्स में आंसर लिखने के लिए हो ही नहीं सकता कि भाई द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस टू अदर्स। तो ये रोटेशन है अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ इससे मैच हो रहा है ना। अब साथ में अब पर ये जो ओरिजिनल ये जो सेंटेंस आया है ना वो भगवान के रेफरेंस में आया है। अब इसमें क्या, जैसे कि अपने जो हिंदी साहित्य हैं उसमें जो बत्ती हैं उसके 2-3 स्वरूप हैं। एक साइड तो जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, एक साइड है वो कबीरदास जी हैं। तो जैसे जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी भगवान श्री राम है उनके भक्त हैं, और इनकी जो भक्ति है उनमें दास्य भाव है। जैसे कि राम सो बड़ो तोन मोसो तोन छोटो, राम और सही वही है, राम सो बड़ो तोन मोसो तोन छोटो। जैसे सूरदास जी है, सूरदास जी भी शुरुआत में जब वल्लभाचार्य है ना उनसे जब मिले नहीं थे उससे पहले सूरदास जी भी इसी सेम ही मतलब जो दास्य भाव है उसमें ही भक्ति कर रहे थे। पर जब वल्लभाचार्य उनसे मिलते हैं वो उनको बोलते हैं कि सूर होकर आप ऐसे मतलब इतने बड़े आप भक्त हो, इतने बड़े आप साहित्यकार हो, फिर भी आप ऐसे मतलब ऐसे उसको बोलते हैं नवदा बत्ती होती है, उसमें एक टाइप है वो होता है उसको नवदा मतलब बत्ती थे 9 टाइप है, उनमें एक टाइप है उसको बोलते हैं दास्य भाव से। तो वो बोलते हैं कि सूरदास जी तो अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और भगवान से यदि आप बत्ती कर रहे हो तो उनके ऐसे बराबरी के लेवल पर करो। तो फिर सूरदास जी है उन्होंने भ्रमर दी थे वो लिखा था। तो सूरदास जी ऐसा बोला जाता है कि सूरदास जी अंधे थे, पर फिर भी जो प्रेम और वात्सल्य का वर्णन जैसा सूरदास जी ने किया है वैसा हिंदी साहित्य में नहीं विश्व में भी ऐसा कोई साहित्यकार है वो नहीं मिलता है जो सूरदास जी के वात्सल्य और प्रेम जो श्रृंगार है उसमें सूरदास जी के आसपास भी आए। वात्सल्य में तो इनके आसपास में भी नहीं है कोई, और जो श्रृंगार है उसमें भी सूरदास जी मतलब ऐसे जो कृष्ण और राधा के बारे में जो भ्रमर दिए थे। तो सूरदास जी है उनका ये मानना है कि जो प्रेम है उसका जो प्रेम की जो प्रेम में 2 चीजें, जैसे जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है। तो वो बोलते हैं कि प्रेम है उसमें 2 चीजें हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले वो होना चाहिए परिचय, और दूसरा है वो होना चाहिए लोभ, मतलब उसको क्या बोलते हैं अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें वो होनी चाहिए।
तो सिर्फ यदि जैसे जो अपने पद्मावत है वो पढ़ी होती, मतलब जैसे जो अपने राजस्थान में जो ओरिजिनल जो पद्मावत है वो नहीं, पर जो स्टोरी चलती है पद्मावत वाली, उसमें ऐसा होता है कि जो रत्न सिंह होते हैं वो पद्मावती की जो जो सुंदरता है उसका वर्णन है वो सुनकर ऐसे बेहोश हो जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल वो ऐसे प्रेम तो अच्छा नहीं मानते, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक लोभ है क्योंकि इसमें परिचय नहीं है। पर जो भ्रमर गीत में जो सूरदास जी जो कृष्ण और राधा का जो वर्णन करते हैं उसमें उनका जो प्रेम होता है वो बहुत ही जो जो जैसे वो 10 या 12 साल से वो स्टार्ट होता है, तो उनके जो सहज परिचय होता है जैसे साथ में खेल रहे हैं या जो भी, उसमें ऐसा नहीं है कि राधा का नाम सुनते हैं कृष्ण भगवान है वो बेहोश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब उसमें बहुत परिचय है, मतलब जैसे अपने द्राहस्तिक प्रेम होता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है जैसे जो फारसी प्रेम होता है अपने लैला मजनू है, या तो जैसे लैला मजनू या श्री फराद है, तो उनमें क्या होता है कि ऐसे मतलब जो नायक होता है वो विरह में ज्यादा रहते हैं। पर जैसे जो रामचंद्र शुक्ल है जो बताते हैं उनका मतलब कि प्रेम में है परिचय प्लस ये दोनों चीजें वो होनी चाहिए। तो सूरदास जी और जो तुलसीदास जी है ये दोनों तो दासी भाव से पहले धर रहे हैं, पर जब जो सूरदास जी होते हैं जब कृष्ण और राधा पर जो ये भ्रमर गीत हैं वो लिखते हैं। और एक चीज और बता दूं कि बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ तो 3 अटेम्प्ट है वो देखकर बैठे हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट है तो उनसे आपका कंपटीशन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था भी तो भी जिन जो 3 या 4 अटेम्प्ट में जितना नॉलेज होना चाहिए मुझे उनसे ज़्यादा ही था। मतलब मेरी मेहनत इतनी थी मुझे ऐसे तभी लगता नहीं था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जो भी टॉपर्स होते थे उनकी टॉपीज है वो देखना सबसे बढ़िया है, जो भी टॉपर्स है उनकी आप है वो टॉपीज है वो देखो, या उनके जो भी नोट्स हैं उससे साथ में तो साथ में उनकी ये भी स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए। कितना टाइम हुआ? अभी 2 मिनट है ना? हाँ, मैं नागौर में डेदाना से हूँ। ये बोल रहे हैं आंसर तो एनहेंस करने के लिए टोट और गजले वो कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहले तो आपके जो भी नोट्स हैं उनमें हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर दृष्टि आती है निमन की बुद्धि वो आती है उसमें खूब मिल जाएंगे। और ये तो पढ़ ही लेनी है, इससे आपकी है ना फोर्थ पेपर की समस्या आधी खत्म हो जाएगी। पल्लवन और जो निबंध वाला पोर्शन है वो पढ़ ही लेना है। साथ ही में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं पीडीएफ है वो सारी अपलोड कर दूंगा। तो फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आप तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसलिए पढ़नी है आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बने, क्योंकि इसमें मैंने ओनली जो एग्जाम्पल है वही लिखे हुए हैं, या जो भी कोटेशन वगैरह वही लिखे हुए हैं, इसमें भाषा वो उतनी नहीं लिखी हुई। चैनल इस नाम से है। लिख लिया? अब ये बोल रहे हैं कॉलेज और कोचिंग दोनों को एक साथ ऐसे मैनेज किया, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अभी कॉलेज में जा थोड़ी रहा है कोई, जो बीएससी कर रहा है उसको तो और भी पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। अब जैसे मान लो तो बीएससी में मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी में या महाराजा में है, आप जा नहीं पा रहे हो तो आप यूट्यूब पे एक चैनल है, यदि आपको मैथ्स पढ़नी है बहुत जल्दी हो जाएगी, 2 की स्पीड में आप क्लास ले सकते हो। विश्वधर्मा नाम से एक टीचर है, तो अपने जो भी बीएससी में जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है या भी जो कैलकुलस वाले या जैसे कि वेक्टोरल वाली जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने यूट्यूब पे सारी चीज़ें वो पढ़ा रखी है। तो जब भी बीएससी का एग्जाम पास में आए तो उस टाइम आप मैराथन क्लासेज या जो भी क्लासेज है वो ले सकते हो, यहाँ से बहुत जल्दी हो जाएगा। आप तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग जो भी इंस्टीट्यूट है ना वहाँ से करने की जरूरत भी नहीं है, आरएसटी कर रहे हो तो। और जो बीए कर रहे हैं उन्हें कोई लोड नहीं है, एग्जाम ही देना है जस्ट। क्योंकि आप यहाँ जो पढ़ रहे हो फिर वहाँ अलग इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ वाली चीज़ें आराम से लिख दो तो भी कोई लोड नहीं है। और तो ही मान लो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी को पढ़ना हो, तो आप में से ऐसा तो है नहीं, बहुत मतलब बहुत कम ऐसे हैं सारे सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने तो यहाँ पीएचडी करनी नहीं है वैसे भी, और मान लो किसी को एमएससी में इंटरेस्ट है या करना चाहिए आगे एमएससी, तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ एक सब्जेक्ट जो भी आप जिसमें भी आपका मानो, जैसे मान लो तो मैथ से एमएससी करना चाहिए आदमी भाई मैं एक बेहतर ऑप्शन भी रहता हूँ, तो फिर एक सब्जेक्ट है वो कॉलेज के दौरान अच्छे से पढ़ना। साथ में जैसे मैं कॉलेज के टाइम भी मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं मैथ्स मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो इतनी ही पढ़ता था कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, पर मैथ्स है वो मैंने पूरी बुक से वो पढ़ी है, जो भी बीएससी में चलती है वो सारी चीज़ें वो पढ़ी है। पीएसआई के लिए मैं बता देता हूँ ना।
अब जैसे ये जो अपने एसआई में पीएसआई में हिंदी है वो 200 नंबर की आती है, और मेरे पीएसआई में रिटर्न में 335 नंबर थे। और इसमें भी मतलब जैसे कि जनरली क्या होता है कि पीएसआई में जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो आरएस की तैयारी करता है उसको बहुत फायदा है, क्योंकि उससे जीके वाले पोर्शन में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हिंदी में मेरे 180 नंबर थे, और इसमें साहित्य मतलब हमारी क्या नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन से जो 14 वाली शिफ्ट में था उनके नंबर है वो कम हुए थे, तो जीके वाले पेपर में मेरे 160 नंबर थे। तो यहाँ तो आराम से बहुत जने ऐसे मिलेंगे जिनके 180 नंबर है, 185 है, 170 है, पर यहाँ जीके वाला है, मेन मैटर यही कर रहा है। और अभी जैसे आरपीएससी पेपर पूछ रही है, तो हो सकता है यहाँ 40% भी नहीं आए लोगों के, तो ये पोर्शन है वो अच्छा होना जरूरी है। हिंदी तो बहुत ईजी है, जो आपने नवीन नैनीताल सर पढ़ाई है, तो वो जनरली क्या थी, जो मानस और उनकी जो नोट्स हैं उनमें बहुत सिमिलरिटी है। और ये जो रातू प्रताप सर वाली बात है, इनसे आप, मेरा ये मानना है कि आप ओनली वोकेबलरी पढ़ना, आप संधि वगैरह पढ़ सकते हो पर उससे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि होता क्या है कि जैसे दुर्गुण है, उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जैसे मानस है उसमें ये लिख रखा है, ठीक है, और जो जो सरती पुस्तक है उसमें ये है कि इसमें संधि है ही नहीं, इसमें संयोग है। दूर प्लस गुण में तो संधि थोड़ी है, पर जो मानस है उसमें ये लिखा हुआ है, और आरपीएससी भी यही मानती है। अब हो सकता है उन दोनों में से, मतलब अब मैं इतना भाषा विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर जैसे कि जनरली जो दूर होता है वही उपसर्ग होता है। तो जो तामता प्रसाद वाली है या हरदेव बहारी वाली जो किताब है उसमें भी जैसे सर है वो भी ये बताते हैं कि चीज़ है वो यही सही है, पर आरपीएससी इसे मानती है। तो अपने जैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनमें मानस वाली है उससे ही पढ़ ले तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपने तो एग्जाम पास करना है। तो ग्रामर है वो मानस से पढ़ लेना, और जैसे जैसे जो ये टॉपिक है, लिंग है, वचन है, ये तारक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है जो भी, और वाच्य है, वाच्य वृत्ति है, पद से, ये है ना, इसमें राघु प्रताप में इतने अच्छे दे भी नहीं रहते, शॉर्ट में दे रखे हैं, जैसे ताल वाला टॉपिक है। पर जो मानस वाली है उसमें ये टॉपिक है वो विस्तार में दे रखे हैं, वाक्य शुद्धि है उसमें सारे नियम है वो लिखे हुए हैं। तो मानस है उससे ग्रामर पढ़ लेना, और जो रटने वाला पोर्शन है जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, सब मतलब ये जो वाक्यांश लिए शब्द है, शब्द युद्ध में, ये सब आप यहाँ से पढ़ लेना। पारिभाषिक शब्दावली भी एक बार यहाँ से पढ़ लेना। पारिभाषिक शब्दावली आर एस इसमें ऐसा ही में आती है 20 नंबर की, और पूरी राजस्थान हिस्ट्री है वो 20 नंबर की आती है पूरी राजस्थान वाला पोर्शन। तो 20 नंबर के लिए कम से कम 100 पेज तो पढ़ने ही चाहिए। तो अब जनरली इसमें होता है कि अपन 40 पेज जो मानस में या रघु प्रताप में दे रहे हैं वही पढ़ते हैं। तो अब ये अभी जनरली आरपीएससी धीरे धीरे टफ भी पूछ रही है, एसआई में अपने को लिखना नहीं होता, ऑप्शन है वो आता है। तो यदि आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो भी ऐसे ऐसे मान लो कि छोटी क्लासों में स्पेलिंग याद करते हैं, वैसे स्पेलिंग याद कर रहे हो, तो डेली ये वो आप 10 या मतलब 10 या 2-3 पेज है डेली पढ़ो, 2-3 नहीं है तो 1 पेज है डेली पढ़ो, तो ये अपने को डेली पढ़ना है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं वो अवॉइड करते हैं इसको, पर ये 20 नंबर दिए हैं तो 180 नंबर ही रहेंगे। फिर साथ में जो दिशा वाली है उससे पीवाईक्यू है वो करना है। इसके अलावा जो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे ये जो भी जितने सारे टॉपिक्स हैं ना, इन सब तो मिथ्स में करके सारे नोट्स से वो डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो यदि आपको एसआई के लिए भी पढ़ना है तो उसमें सारे नोट्स से वो डाले हुए हैं, ठीक है। और भी तो ही भी करंट अफेयर्स अभी तो जैसे स्प्रिंग बोर्ड है उसमें करंट अफेयर्स, ये तो मैंने बता दिया, ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल है वो, उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और जो साथ ही में जैसे अपने जो स्प्रिंग बोर्ड में जो मैगजीन चलती है उसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, तो उसमें फैक्चुअल पार्ट भी होता है और मेंस वाली जो चीज़ें होती है वो भी होती है। तो अभी आपके पास में अभी एग्जाम मतलब जिनको अभी ये वाला अटेम्प्ट देना वो तो साथ साथ में पढ़ो, पर जिनकी एज नहीं हुई है उनको इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये मुझे ये भी नहीं पता था जब मैं कोचिंग कर रहा था कि क्रोनोलॉजी होती क्या है, और इतना मतलब उस टाइम पता भी नहीं होता है, ये चीज़ें धीरे धीरे बाद में पता चलती है। तो अभी इस टाइम करंट अफेयर्स इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ के लिए आप ये ओनली आईएएस देख लो, बीबीसी है वो देख सकते हो, संसद टीवी जो भी, या ललन टॉप वगैरह ये चैनल है, ये आप आराम से देख सकते हो। साथ ही में जो ललन टॉप है इसमें एक सीएम नाम से सीरीज है, जिसमें राजस्थान के भी जो भी सीएम है उनकी जो स्टोरी है वो वगैरह, मतलब ऐसे जो स्टेट पॉलिटी है उसमें फायदा होगा। साथ में जो संसद टीवी है उसमें प्रधानमंत्री नाम से सीरीज है, जिसमें अपने 1947 के बाद में जो भी प्रधानमंत्री रहे उनके समय क्या इंसिडेंट हुए हैं। तो एक बार क्या जब पॉलिटी होती तो इस ये पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, इससे स्टेट पॉलिटी थोड़ा बैकग्राउंड बन जाएगा, इससे इंडिया पॉलिटी वो बन जाएगा। तो ये आप लिख लो। और ये पूछ रहे हैं हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़ें। हिंदी साहित्य मतलब एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है या एज ए नॉर्मल इंटरेस्ट के तौर पे? यदि सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना है तो विकास द्विवेदी सर है, मैंने तो उनकी क्लास से जो वो ली थी पूरी।
और वैसे यदि पढ़ना है तो अपने 11वीं 12वीं में जो विश्वनाथ त्रिपाठी है उनकी किताब चलती है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यदि मान लो किसी तो हिंदी में एमए करनी है तो शुरुआत में वो पढ़ ले, और सर की क्लास है जो वो मिल जाएगी। अब तो टेलीग्राम पे भी, मुझे टेलीग्राम पे मिल गई थी और मिल जाती है। राजवीर सर भी बोलते हैं जिसको तैयारी करनी है, मैंने पूरी अपनी आईएएस की तैयारी है वो ओनली टेलीग्राम से करी है। टेलीग्राम पे सब मिल जाता है 200 रुपये में, और उसमें प्राइवेट ग्रुप होता है, तो मैंने पूरी क्लास जो वहीं से देखी थी। और सर है वो बोलते भी हैं अपने जो मतलब यदि मान लो तो ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो चीज़ नहीं कर सकता, तो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहाँ से आराम से देख लें। मतलब जैसे इकोनॉमी में जो मुन्नाल सर हैं, और तो इनकी क्लासेज वो भी मिल जाती है। हिस्ट्री में मणिकांत सर है उनकी क्लासेज भी मिल जाती है। जो जो GS3 है उसमें सिविन सर है उनकी क्लासेज भी मिल जाती है, तो आराम से पढ़ा जा सकता है। और वैसे यदि आप तो एज इंटरेस्ट के तौर पे ही पढ़ना है तो मैं हिंदी साहित्य में नॉवल है वो बता देता हूँ। और ये शुरुआत वाले वो आप पढ़ सकते हो, पर जिसको मान लो हिंदी जिसकी बहुत अच्छी है या मान लो जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हिंदी साहित्य का जो सबसे महान उपन्यास है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ये है, सबसे महान उपन्यास है वो ये है। सर्वश्रेष्ठ होने में और महान होने में बहुत अंतर है। जैसे प्रेमचंद है वो हिंदी के सबसे महान उपन्यासकार हैं, पर हिंदी के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार है वो अज्ञेय है, उनको माना जाता है ऐसे। क्योंकि प्रेमचंद है उन्होंने हिंदी के उपन्यास परंपरा उसकी शुरुआत करी थी, उससे पहले उपन्यास है वो लिखे ही नहीं जाते थे, तो फिर भी इतना यथार्थवादी उपन्यास है वो लिखना, पूरे जो भारतीय जो किसान या जो ग्रामीण परिवेश है उसको समेटते हुए ऐसा उपन्यास लिखना, जो किसान जीवन है उसका महाकाव्य ही बन जाए, तो ये शुरुआती फेज में लिखा हुआ है। तो जो भी तो ये अपनी परंपरा की शुरुआत करता है वो सबसे महान होता है। पर जो जो शैक्षणिक जीवनी है, इसमें जो दार्शनिक जो जो समझ है या जो विचार है या जो भाषा शैली है वो थोड़ी जटिल है, तो ये सिर्फ ये हर कोई पढ़ सकता है। मतलब जो नॉर्मल जिसने तभी 12वीं के बाद भी नहीं है, मान लो 10वीं में पढ़ रहा है या 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है, वो भी पढ़ सकता है। पर ये पढ़ने के लिए आपके पास में पहले से समझ होनी चाहिए। तो ये इनका इसका आस्वादन है लिमिटेड लोग ही कर पाते हैं, पर ये सभी लोग वो पढ़ रहे हैं।